गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? मजा आ गया? तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है ये चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी LCR। अब बच्चों आपको लगे LCR क्या है, ऑल्टरनेट करंट क्या है, तो उसके लिए मेरे ऑल वीडियोस देखते रहना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ऑल्टरनेट करंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी आर नीडिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। सर सबसे पहले आपको यह समझना होगा, तो ही आपका माइंड क्लियर करेगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट वो डीसी करंट की तरह काम सिंपल वेव में नहीं करेगा। उसके लिए कोई फंक्शन है, करंट I इज इक्वल टू V बाय मोड Z साइन ओमेगा टी माइनस 5। सर ये सब क्या है? बच्चों ये है जो मोड Z लिखा है, मोड Z को बोलेंगे हम इंपीडेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? इंपीडेंस, मोड Z इंपीडेंस, मोड Z इंपीडेंस, मोड Z इंपीडेंस। ये जो फार है फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कुछ एंगल बनेगा जो वोल्टेज और करंट के साथ बनेगा। सर धीरे धीरे समझाओ तो समझ में आए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। ये कोई मटेरियल में नहीं है, प्लीज इसको अच्छे से देखना, तो ये चैप्टर बहुत ही इजी बन जाएगा। ऐसा बोल रहा हूं कि जो बच्चे मैथ्स वाले हैं उनको इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर ये पूरा टॉपिक डिट्टो टू डिट्टो आने वाला है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि क्या हमें ढूंढना है। सबसे पहले बच्चों, अगर आपको सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है, आपको साथ साथ सिंबल भी याद करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ ऐसे आता है, याद होगा ज़िगज़ैग। अगर सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला में सिर्फ R को ही लिखने का, यानी मोड Z इज इक्वल टू R। सर जो ओनली R होगा तो ये इनडायरेक्टली हमारा डीसी करंट हो जाएगा। डीसी करंट होगा तो इसका मतलब उसके बीच में कोई एंगल बनेगा ही नहीं। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जाएगा वही डायरेक्शन में करंट जाएगा। रिपीट, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज जाएगा वही डायरेक्शन में करंट जाएगा, यानी दोनों के बीच एंगल नहीं बनेगा। दोनों के बीच एंगल नहीं बनेगा। तो हम इसमें पुट करने जाओ, I वैसा का वैसा, VM वैसा का वैसा। बोलो बच्चों, मोड Z की जगह आप क्या लिखोगे? I साइन ओमेगा टी। क्यों मैंने फाई नहीं लिखा बच्चों? क्योंकि फाई की वैल्यू क्या है? 0। कंफर्म? यस। रिलेशन बिटवीन I एंड V, यानी दोनों सेम फेज में मूवमेंट करेंगे, सेम फेज में, सेम डायरेक्शन में, कोई एंगल ही नहीं बनेगा। चलो मजा आ गया सर। तो ये फॉर्मूला है जो है पावर फैक्टर। लगातार एमसीक्यूज, यानी अपने एनसीईआरटी वाले जुने पुराने पेपर देख लो, या फिर आप लोग नीट देख सकते हो, जी देख सकते हो, या फिर जो गुजरात बोर्ड वाले बच्चे हैं जिसका गुडसेट आता है उसमें ये एमसीक्यू पूछते रहते हैं। अगर मैं फाई इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, बोलो बच्चों, कॉस फाई ऐसा ही लिखना है मेरे को। आर Z की जगह भी R लिखो तो दोनों कट हो जाएगा, यानी ये हो गया 1। याद रखना बच्चों, ओनली रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर 1, फेज डिफरेंस 0। पावर फैक्टर 1, फेज डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0। मजा आ गया सर? डन। ये पहला वाला क्लियर। धीरे धीरे बच्चों स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ओनली इंडक्टर। तो सर इंडक्टर का मतलब कुछ ऐसे दिखाई देगा? यस सर, आपने चैप्टर नंबर हमें 6 में सीखा है, ये है हमारा इंडक्टर। तो सर इसमें सिर्फ और सिर्फ यही पुट करना है, बाकी कट हो गया, सिर्फ एक्सेल लिखा। इंडक्टर्स इंडक्टिव रिएक्टेंस, बट व्हाट इज एक्सेल? नाउ एक्सेल मतलब ओमेगा एल। एक्सेल मतलब ओमेगा एल। एक्सेल मतलब ओमेगा एल। डन? यस सर। प्रैक्टिकली समझ में आया कि इसका एंगल π/2 है, यानी 90 डिग्री है। वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल होगा तो मैं सीधा मैथ्स अप्लाई करूं, यहां पे मैं cos 90 लिख दूं बच्चों, क्या हो जाएगा? 0। तो माइंड पक्का बोल रहा है कि ओनली इंडक्टर में पावर फैक्टर 0, ओनली इंडक्टर में पावर फैक्टर 0, ओनली इंडक्टर में पावर फैक्टर 0। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया काम हो गया। अब आगे जाते हैं।
चलो इसको बनाते हैं। बोलो क्या बना था बच्चों? I इज इक्वल टू Vm, मोड z की जगह आप एक्सएल लिख सकते हो। यस सर, एक्सएल लिख दिया। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि फाई की वैल्यू हम पुट करने गए पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लिखनी पड़ी बच्चों। तो ये क्या लिखेंगे? इसका मतलब अगर मेरे को लिखना है तो करंट वोल्टेज उनके बीच में क्या हुआ? पीछे जाएगा। करंट ये वोल्टेज से पाई बाई टू जितना पीछे जाएगा। मेरे साथ, करंट वोल्टेज से पाई बाई टू जितना पीछे जाएगा, दैट मींस लेगिंग। करंट लेगिंग वोल्टेज, करंट लेगिंग वोल्टेज, यानी सिर्फ सीधी सी बात बोल दूं कि करंट लेग्स वोल्टेज, यानी वो पीछे ही जाएगा। कौन जाएगा बच्चों? करंट इतना पाई बाई टू जितना पीछे जाएगा। सर मजा आ गया, इंडक्टर परफेक्ट हो गया, मस्त हो गया। तो कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर उसके बाई है, सेम ही है। देखते क्या है। कैपेसिटर को हम लोग मोड z लिखेंगे तो सिर्फ कैपेसिटर का ही फॉर्मूला यानी Xc, बट Xc उल्टा है, यानी कैपेसिटर का लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा c। क्या लिखेंगे बच्चों? 1 अपॉन ओमेगा c। सर ये 1 अपॉन ओमेगा c होगा तो इसका मतलब इसका एंगल माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है, ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है। ये सीधी सी बात है, नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ जाएगा तो मैं फॉर्मूला पुट करूं I इज इक्वल टू Vm। बोलो बच्चों, मोड z की जगह Xc साइन ओमेगा टी माइनस माइनस, ये ओरिजिनल माइनस था, यस सर, इसका भी माइनस आया, यस सर, माइनस माइनस प्लस, यानी करंट तो आगे जाएगा, यानी I अहेड ऑफ वोल्टेज। करंट वोल्टेज से पाई बाई टू जितना आगे जाएगा, करंट वोल्टेज से पाई बाई टू जितना आगे जाएगा। एक बात बोल दो बच्चों, पाई बाई टू का मतलब अगेन सर ये cos माइनस 90, सर ये तो 0 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दो केस में पावर फैक्टर 0 है। कौन से केस? ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर। बच्चों ये पूछेंगे एग्जाम में छोटे छोटे एक मार्क्स में, तो याद रखना, ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, पावर फैक्टर 0। मजा आ गया सर, ये 3 बहुत ही बढ़िया हो गए, हमारा काम बहुत ही मस्त चल रहा है। अब क्या होगा पता है? ये अकेले थे, अब दुक्कल हो गए, कपल काम करेंगे, तो कोई बात नहीं, आर है ले लो। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला है, उसको सी नहीं लेने का, क्योंकि आर है, यस सर, एल है, यस सर, सी नहीं है दोस्तों। तो चलो काम करते हैं, यानी मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसमें जो एंगल बनेगा बच्चों वो 11 स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट आया tan phi। सर ये क्या लिखा आपने? याद करो 11 स्टैंडर्ड, कोई भी ट्रायंगल बताता, कोई भी वेक्टर बताता कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर का रूट यानी मैग्नीट्यूड। यस सर। तो बच्चों इसमें से अगर एंगल फाइंड करना है तो आपको 11th में सिखाया था सेकंड अपॉन फर्स्ट, tan phi इज इक्वल टू सेकंड अपॉन फर्स्ट, tan phi इज इक्वल टू दोस्तों सेकंड अपॉन फर्स्ट। चलो फॉर्मूला में चल जाते हैं, I इज इक्वल टू Vm, मोड z की जगह ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो बच्चों हम तो मेहनती बच्चे हैं तो हम तो मेहनत करेंगे ही। साइन ओमेगा टी माइनस पाई, माइनस आया, I इज लेइंग वोल्टेज, यानी वो तो पीछे ही चलेगा। तो आपने बोला था जब भी वर्ड आएगा इंडक्टर तो कंपलसरी है, इंडक्टर मतलब लेगिंग, इंडक्टर मतलब लेगिंग, इंडक्टर मतलब लेगिंग। बच्चों करंट वो वोल्टेज से पाई बाई टू जितना पीछे जाएगा, पर यहां पे कुछ एंगल है फाई, तो बच्चों क्या करेंगे? तो सर cos फाई मतलब r बाय मोड z था, r बाय मोड z की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दो बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर बच्चों ये परफेक्ट हो गया है तो अब आ रही है हमारी ग्रीन मार्कर, वो भी अच्छे से हो जाएगी, आरसी सीरीज। चलो बच्चों आपके पास फॉर्मूला रेडी है, मोड z इज इक्वल टू अंडर रूट, कौन नहीं है? एल नहीं है तो उसको मत देखो, लिखाओ बच्चों आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर।
पर ये माइनस लिखूं या ना लिखूं फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए माइनस नहीं लिखता। सर tan phi, तो tan phi का मतलब ऐसे लिखेंगे, यस और नो बच्चों? यस सर। इसका मतलब I का फॉर्मूला Vm बाय मोड जेड, मोड जेड का मतलब पूरा लिखना पड़ेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्योंकि याद करो बच्चों ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस, प्लस आया कैपेसिटर अहेड, हमें तो कैपेसिटर बोलेंगे तो हम आगे जाएंगे, यानी आई अहेड वोल्टेज, करंट वोल्टेज से आगे जाएगा, कितना जाएगा? तो सर रुको, cos फाई क्या था बच्चों फॉर्मूला? R बाय मोड जेड, R बोलो हमारे साथ, मोड जेड हम लेके आए हैं। यस सर, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, सारे काम इजीली हो रहे हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहन बच्चों मजा आ गया सर, ये क्लियर। अब क्या है? तो सर बाप रे, तो अब तो पूरा आ गया एलसीआर। अरे कोई बात नहीं, पूरा आ गया तो हमारा काम तो बहुत ही इजी हो गया, ऊपर वाला ही प्रेजेंट करना है। चलो बच्चों रेडी हो जाओ, यानी मोड जेड इज इक्वल टू, सबको मिलजुल के रहना है, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अगर हम लोग एंगल की बात करेंगे तो सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, यानी एक्सी, यहाँ पे एक्सएल लिखा है तो एक्सएल लिखने का। हाँ बच्चों देखो, यहाँ पे मैं अगर कंडीशन ऐसी बोलूं कि एक्सएल बड़ा है तो ऐसा आएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। कोई बोले नहीं नहीं एक्सी बड़ा है तो tan phi इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल बाय। देखना बच्चों कौन बड़ा है, अगर कैपेसिटर बड़ा है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, इंडक्टर बड़ा है यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है और स्क्वायर भी है, और ये फाई वाले में ये प्रॉब्लम होता है। सर तो डन, ये भी क्लियर कर दे, छोटा सा था ध्यान में रखना था। I इज इक्वल टू Vm बाय मोड जेड की जगह पूरा पूरा लिखा दो, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर साइन। बोलो फिर से बवाल होगी, होगी ना? कैसे होगी? अगर आपने इंडक्टर लिखा है तो माइनस फाई लिखना पड़ेगा, कैपेसिटर भी बड़ा है तो प्लस फाई लिखना पड़ेगा। ये सब बच्चों, अगर इंडक्टर बड़ा है, इंडक्टर यानी एल है, इंडक्टर बड़ा है तो आई लेक्स वी, कैपेसिटर बड़ा है तो आई अहेड वी। इसलिए देखो मैं इसमें दो पार्ट साथ साथ सिखा रहा हूं 100% बच्चों। सर cos डेल का यानी cos फाई का फॉर्मूला तो फिक्स ही रहेगा, R बाय मोड जेड, मोड जेड की जगह तो ये बड़ा सा फॉर्मूला लिख देंगे। बोलो यहाँ पे एक्सी या एक्स कुछ भी पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। मजा आ गया बच्चों, कितने टफ टॉपिक हम लोग इजीली सीखते गए, क्यों? आपके मन में पूरा क्लियर था इसलिए। और लास्ट और सबसे मोस्ट एमपी जो एमसीक्यू में आता ही है, नाम है रेजोनेंस। सर रेजोनेंस का मतलब क्या? कि जब इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ये दोनों सेम तो ये कट, यानी बच्चों मोड जेड इज इक्वल टू आर। मोड जेड इज इक्वल टू आर होगा तो सर इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा, तो सर इसका मतलब ये इनडायरेक्टली डीसी करंट काम करेगा। I इज इक्वल टू वी बाय आर, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। सर इसका मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जाएंगे cos 0 1, यानी जब रेजोनेंस होगा तब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मोड जेड, तब पावर फैक्टर मैक्सिमम। ध्यान से देख लो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने सिखाया है, इसको आपको 5-6 बार लिखना पड़े तो लिख देना, लगातार एग्जाम में आता रहता है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा हुआ है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर पाओगे मेरे बच्चों। ध्यान से देख लेना बेटो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके बच्चों, प्रैक्टिस करना, 3-4 बार लिखना।